तो अभी हम लोग पढ़े अभी तक कि करंट कैरिंग वायर अगर होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, यानी मूविंग चार्ज जहाँ होगा। कर मूविंग चार्ज एक सिंगल चार्ज पार्टिकल जहाँ मोशन में होगा वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारे सिलेबस में क्या है, एक वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ में दूसरे तरह से कैसे कैसे इंटरेक्शन होगा ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पिछले चैप्टर्स में। तो इसी कॉन्सेप्ट को सोचकर दो लोग थे, फैराडे और हेनरी। तो इन लोगों ने क्या सोचा, इन लोगों ने सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है तो सिमिट्री आर्गुमेंट के बेसिस पर, नेचर में सिमिट्री होती है ऐसा सोक्रेटिस और जो और फिलोसोफर्स थे उनका मानना था। तो अगर सिमिट्री आर्गुमेंट के बेसिस पर सोचें तो अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है तो फैराडे और हेनरी ने ये सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी लंबा टाइम खर्च किया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई कहीं प्रूफ नहीं है, बस ऐसा कहा जाता है कि फैराडे ने बहुत लंबा टाइम इस काम के लिए खर्च किया, लगभग 10 से 12 साल खर्च किए, तब जाकर के वो ये डिस्कवर कर पाए कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट इंड्यूस किया जा सकता है। जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, बायो-सेवर्ट लॉ और लेंज और लॉरेंस फोर्स, ये सब पढ़ा था। तो अभी है कि जैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड होता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी हो सकता है। ये आइडिया था फैराडे का। और हेनरी, ये दोनों लोग साथ में काम नहीं करते थे, दोनों अलग अलग थे। फैराडे और हेनरी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, इनके बीच में हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का गैप भी था, बट ये कोइंसिडेंस था कि एक ही टाइम में दोनों लोग सेम चीज़ पर काम कर रहे थे। काम करने का ढंग अलग था बट दोनों के रिजल्ट लास्ट में एक जैसे ही थे। तो फैराडे और हेनरी के को कंबाइंडली इसका क्रेडिट दिया जाता है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे ने उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके उसे पता लगाया। तो पता ये लगाया कि फैराडे ने जब सोचा कि हाँ, जब सिमेट्री आर्गुमेंट के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड से करंट होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे एक कॉइल लिया, ठीक है, एक क्या बहुत सारे कॉइल्स लिए होंगे, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए होंगे। हम तो सिर्फ कंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो लास्ट में उनका रिजल्ट्स निकल कर आए। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि अगर एक बार मैग्नेट लिया जाए, ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट को जब कॉइल के पास लाते हैं और अगर इस कॉइल में हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट मेज़र करता है और दोनों डायरेक्शन में करंट मेज़र कर सकता है। यानी करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स भी हो जाए तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। तो क्या देखा उन्होंने कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। और ये मान लो v वेलोसिटी से चला रहे थे इसको, मैग्नेट को, और अगर मैग्नेट को फिक्स रखें और कॉइल को मूव कराएं तो भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। एक बात तो ये फैराडे के ऑब्जर्वेशंस थे, एक ऑब्जर्वेशन ये है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएं तो भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। सिर्फ क्या हो जाता है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जाता है। पहले अगर इधर हो रहा था राइट साइड में तो अब डिफ्लेक्शन हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। ये चेंज होता है जब हम मैग्नेट को पास लाते हैं तो राइट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ, मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि मैग्नेट को ही मूव कराएं, इस कॉइल को भी इधर उधर मूव करा सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और क्या ऑब्जर्वेशन था कि अगर जैसे इसमें नॉर्थ पोल को दूर या पास ला रहे थे, अगर साउथ पोल को इधर कर दें, नॉर्थ को इधर कर दें, और फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन मान लो हमने गैल्वेनोमीटर का ऐसे रखा, पहले नॉर्थ को पास ला रहे थे, अभी साउथ को पास ला रहे हैं, तो साउथ को पास लाते थे तो वैसा डिफ्लेक्शन हुआ जैसा नॉर्थ को दूर ले जाने पर होता था, यानी इस तरफ। फिर साउथ को दूर ले गए तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ, तो कैसा डिफ्लेक्शन हुआ, जैसा नॉर्थ को पास लाने पर होता था। मतलब बार मैग्नेट को कॉइल के पास या दूर लाने पर यहाँ डिफ्लेक्शन होता है, और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन कि कौन सा पोल कॉइल की तरफ है, वो पास आ रहा है कि दूर आ रहा है, इन बातों पर डिपेंड करता है।
और क्या ऑब्जर्व किया कि अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए जाएं, मान लो यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न ले लिए हमने, ऐसे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न ले लिए तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, यानी और ज़्यादा डिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक है। और क्या बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि कितनी तेज़ी से मैग्नेट को पास ला रहे हैं, यानी जो पास लाने की जो स्पीड है, बार मैग्नेट को यहाँ पास लाने की स्पीड है, पास लाने या दूर लाने दोनों ही केस में डिफ्लेक्शन होता है। तो बार मैग्नेट को पास लाने या दूर लाने की जो स्पीड है, या कह लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस बार मैग्नेट का जितना ज़्यादा होगा, ऐसे धीरे धीरे लाओगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, तेज़ी से लाओगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। बार मैग्नेट को यहाँ ला के रख दिया खाली, ठीक है, सिर्फ रख दिया तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मतलब है करंट इंड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ मतलब करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तो फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर बार मैग्नेट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग उसका मैग्नेटिक फील्ड हो, बार मैग्नेट को अगर कॉइल के पास रख देते हैं, सिर्फ रख दिया, उसको मूव नहीं कराया, तो यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, यानी कोई करंट पास नहीं होता है। जब बार मैग्नेट को मूव कराते हैं टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, दोनों ही केसेस में डिफ्लेक्शन होता है, और जितनी तेज़ी से मूव कराते हैं डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स कि बार मैग्नेट का मोशन कितना फास्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा, किस मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो होगा। ठीक है। और क्या ऑब्जर्वेशन किया कि बार मैग्नेट को इधर उधर मूव कराने के बजाय अगर बार मैग्नेट को रोटेट कराया जाए, कॉइल के सामने रखकर बार मैग्नेट को अगर ऐसे रोटेट कराया जाए, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कराएं बार मैग्नेट को, तो भी यहाँ डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। और क्या देखा कि एक कॉइल अगर पास में रख दी जाए, मैग्नेट की बजाय अगर यहाँ पर कॉइल रख दी जाए, एक दूसरी, एक कॉइल नंबर 1 और यहाँ एक दूसरी कॉइल रख दी गई, ठीक है, और ये दोनों कॉइल का एक्सिस बना देते हैं, और इस वाली कॉइल में, सेकंड कॉइल में मान लो एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इधर एक बैटरी कनेक्ट कर दी और एक स्विच लगा दिया और एक रियोस्टेट भी लगा दिया सर्किट में। ठीक है। रियोस्टेट का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज करना है। ये ऐसे एक बैटरी और एक स्विच लगा दिया। तो इसमें कोई बैटरी नहीं लगाया, इसमें बस गैल्वेनोमीटर लगाया। सेकंड वाले कॉइल में एक बैटरी लगाया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करंट जाने लगेगा इस कॉइल में। तो क्या देखा कि जैसे ही करंट को स्विच ऑन करते हैं तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन आता है, फिर जब स्विच ऑफ करते हैं फिर यहाँ डिफ्लेक्शन आता है, और जब स्विच को ऑन करके हो गया कुछ सेकंड, ये कुछ सेकंड क्या, ये तो विद इन सेकंड खाली एक बार मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। फिर से बोल देते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा वैसे ही इस वाले गैल्वेनोमीटर में, इस देखो इस कॉइल में कोई भी बैटरी या कोई ईएमएफ सोर्स नहीं लगा है, फिर भी जैसे ही यहाँ स्विच ऑन किया वैसे ही यहाँ करंट पास होना शुरू हुआ होगा। तो एक मोमेंट के लिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जबकि इस वाले कॉइल में कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है। ये और एक ऑब्जर्वेशन था। फिर स्विच ऑन करने के जो एक मोमेंट पास हो गया उस समय डिफ्लेक्शन यहाँ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, जब यहाँ करंट फ्लो हो रहा है फिर भी इधर कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया, इधर कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दिया। ठीक है। फिर दोबारा डिफ्लेक्शन कब दिखाई दिया, जब इस स्विच को हमने ऑफ़ किया। जैसे ही ऑफ़ किया तो एक मोमेंट के लिए फिर से यहाँ पर डिफ्लेक्शन आया। ठीक है। तो ये और एक ऑब्जर्वेशन था। इसमें क्या किया, एक कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर था, कोई ईएमएफ सोर्स नहीं था, दूसरा कॉइल जिसमें ईएमएफ सोर्स था, बट इसमें जब हमने करंट पास कराया, जैसे ही ऑन किया, पास कराया नहीं, जैसे ही ऑन किया वैसे ही यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जैसे ही ऑफ़ किया फिर यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। लेकिन जब यहाँ कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है तब इधर कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। ठीक है। फिर करंट कंटिन्यूसली पास हो रहा है, और रियोस्टेट में अगर करंट को चेंज करते हैं, रियोस्टेट में करंट नहीं सॉरी रेजिस्टेंस को अगर चेंज करते हैं तो इस कॉइल से पास होने वाला करंट चेंज होता है। तो जितनी देर करंट चेंज हो रहा है उतनी देर फिर इधर से डिफ्लेक्शन दिखाई देता है हमें। ठीक है। और डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो करंट यहाँ पास हो रहा है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है
उसके अकॉर्डिंग तो होता ही है, साथ ही साथ करंट इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है उस पर भी इस कॉइल में जो करंट आ रहा है, जो यहाँ डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये वाली कॉइल में करंट इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो जिस कॉइल में बैटरी लगाया जाता है, करंट हम फ्लो करवाते हैं, उसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और ये वाली जो कॉइल थी जिसमें बिना ईएमएफ सोर्स के इंडक्शन की वजह से करंट आया है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो होगा, अभी हम कोई भी रैंडम डायरेक्शन बना देते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये ऐसा कुछ नहीं यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि करंट, ये वाला करंट प्राइमरी करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डायरेक्शन होता है, हमने रैंडमली एक डायरेक्शन बना दिया है बस, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इधर ही क्यों जा रहा है, वो आगे डिस्कस होगा। तो ये जो करंट आया है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, क्योंकि ये इंडक्शन से आया है और ये हमारा प्राइमरी करंट था, ठीक। तो ये जो इंडक्शन से करंट आता है, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। और ये जो फिनोमिनन है, क्या फिनोमिनन, जैसे अभी मैग्नेट के मूवमेंट के कारण इधर करंट आया, यहाँ करंट चेंज हुआ प्राइमरी कॉइल में, उसकी वजह से यहाँ करंट आया, ठीक। तो इस तरह से जो करंट आता है उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस फिनोमिनन को, यानी जो इंड्यूस्ड करंट आने का फिनोमिनन है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि करंट इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट है, ये देखो पूरा कॉइल कंप्लीट है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। लेकिन अगर ये कंप्लीट नहीं होता, अगर कंप्लीट नहीं होता, ऐसे ही हम वायर को ला कर के यहाँ छोड़ देते और यहाँ पर हम एक गैप छोड़ देते अगर, तो गैप छोड़ देने से क्या होता, करंट तो पास होता नहीं क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रोकन है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब है कि यहाँ करंट फ्लो हो या ना हो, इंडक्शन की वजह से यहाँ ईएमएफ ज़रूर इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ मतलब, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो किसी सेल से अगर मिल रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देते हैं। तो यहाँ पर कोई सेल नहीं था, लेकिन इंडक्शन की वजह से यहाँ ईएमएफ आ गया है, तो इसीलिए इस ईएमएफ को कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर एक की पॉइंट ये है कि हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होता है। करंट भी होगा लेकिन वो सिर्फ तभी हो सकता है जब सर्किट कंप्लीट हो, लेकिन सर्किट कंप्लीट हो या ना हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो रहेगा ही। इसलिए हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी हो जाएगा और उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो हमें क्या कहना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये फैराडे और हेनरी के ऑब्जर्वेशंस थे। और भी काम कर सकते थे, करंट यहाँ पास करा रहे हैं, अभी जैसे बोला जब स्विच को ऑन या ऑफ़ करते हैं तब मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होता है, करंट को घटाते बढ़ाते हैं तब यहाँ डिफ्लेक्शन होता है। अगर हम करंट को घटाएं बढ़ाएं भी नहीं और स्विच को एक बार ऑन करके छोड़ दें तो यहाँ पर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दोगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन कांस्टेंट करंट रखते हुए अगर सेकेंडरी कॉइल को पहली कॉइल के नज़दीक लाते हैं या उससे दूर ले जाते हैं, दोनों ही केस में फिर से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको बोला जाता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी तो हमने बस ये देखा कि इंडक्शन होता है, अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है अभी हमने देखा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मैग्नेट को कितनी स्पीड से पास ला रहे हैं या दूर ला रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो कितना स्पीड से पास लाएंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितने नंबर ऑफ टर्न कॉइल में होंगे तो उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डिपेंड करेगा। तो ये हमें पता चलता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ये लॉज नहीं थे, ये थे ऑब्जर्वेशंस।
तो लॉज क्या हैं? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो दो लॉज बताए जाते हैं, दो लॉज। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, देखो हम यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि करंट तब होगा जब सर्किट कंप्लीट हो। तो करंट हो या ना हो, सर्किट अगर कंप्लीट नहीं है, ब्रोकन है, तो जहाँ पे ब्रोकन सर्किट के दोनों एंड्स हैं जिनको टर्मिनल्स बोल सकते हैं, वहाँ पर ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही। करंट हो या ना हो अलग बात है, करंट तब होगा जब वो ब्रोकन सर्किट को हम कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। ये फाई क्या चीज़ है? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स हमने पहले भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम पहचान के लिए यहाँ पे फाई बी लिख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल बी यूज़ करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने बी लिख दिया। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं कॉइल में उस पर भी डिपेंड करता है। थोड़ा क्लियरली इसको लिख देते हैं, एन। एन क्या है? एन इज़ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं और फ्लक्स कितनी तेज़ी से चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इसका मीनिंग अभी और आगे बताएंगे। और दूसरी बात, जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ हमें डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। ठीक है, बिकॉज करंट का डायरेक्शन डिपेंड करता है ईएमएफ के पोलैरिटी पर। पोलैरिटी मतलब किस तरफ पॉजिटिव है, किस तरफ नेगेटिव है, हायर पोटेंशियल किधर है, लोअर पोटेंशियल किधर है, उस पर डिपेंड करता है। तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल किस तरफ होगा, ये सेकंड लॉ हमें बताता है। सेकंड लॉ को हम लेंज लॉ भी बोलते हैं, लेंजेस लॉ। तो लेंज लॉ हमें बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट विल हैव द डायरेक्शन सच एज टू अपोज द कॉज विच इंड्यूसेस इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसकी वजह से फ्लो होने वाली करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो जिस कॉज से इंड्यूस हुआ है उस कॉज को अपोज कर सके। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तुम्हें इसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा कि कॉज को अपोज करना है, जिस कॉज से इंड्यूस हुआ उस कॉज को अपोज करना चाहिए। इंड्यूस ईएमएफ और उससे फ्लो होने वाले इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, क्यों होगा ये भी आगे डिस्कशन में आएगा। अभी हम खाली लॉ पढ़ रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आगे आएगा। तो लेंज लॉ हमें क्या बताता है? लेंज लॉ बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में पोलैरिटी किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय अगर ये याद रखें कि किस तरफ हायर पोटेंशियल होगा किस तरफ लोअर पोटेंशियल, ये हमें लेंज लॉ से पता चलता है। और ईएमएफ अगर आया है, सर्किट कंप्लीट कर दो तो करंट भी फ्लो होगा। तो हम वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इट सो दैट इट कैन अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ इंड्यूस्ड। जिस कॉज से इंड्यूस हुआ उसको अपोज करता है। जिस थाली में खाना खाता है उसी थाली में छेद करता है, ऐसा एक हिंदी कहावत है। तो वैसी बात यहाँ पर भी हम सोच सकते हैं। खाली याद रखने के लिए एग्ज़ाम में ऐसा मत लिख देना, पता चला पूछा जा रहा है फैराडेज लॉ, उसमें तुम थाली और छेद की बात कर रहे हो, वो नहीं लिखना है। वो ऐसे ही बस बता दिया है कि दिमाग में बैठ जाए बात। लिखना यही है, क्या लिखना है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ सच एज टू अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज़ इंड्यूस्ड। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वाली जो बात थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कॉज को अपोज करे, तो इन बातों को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को मैथमेटिकली कंबाइन करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ जो माइनस साइन है वो लेंजेज लॉ की वजह से आया, ये जो माइनस साइन है, क्योंकि लेंज लॉ हमें बताएगा मैथमेटिकली कि जो माइनस साइन है वो हमें बताएगा कि अगर ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है डी फाई बाई डी टी, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा कि इसको घटाने की कोशिश करेगा।
और अगर ये डिक्रीज़ हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होगा कि इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी अपोज करेगा जिस कॉज से इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब थोड़ा डिस्कशन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी कर लेते हैं, ताकि ये समझ में आए कि फ्लक्स को बढ़ाने या घटाने का मतलब क्या है। और जो अभी हम ऑब्जर्वेशन बता रहे थे, फैराडे के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, वहाँ तो फ्लक्स का नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है। तो इन बातों का क्या मतलब है, ये समझने के लिए पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या कोई भी चीज़ का फ्लक्स, किसी भी तरह के फील्ड का फ्लक्स थ्योरेटिकली सेम ही होता है। क्या होता है कि यूनिट एरिया से नॉर्मली वो फील्ड पास हो रहा है, तो कितना पास हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास ऐसे एक एरिया है, कोई रैंडम हमने एरिया ले लिया, ये एरिया है मान लो ए एरिया है, और इसका अगर एरिया वेक्टर बनाया तो नॉर्मल डायरेक्शन में हमने बना लिया एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर जानते हो क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जो उस सरफेस के नॉर्मल हो, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना ये एरिया है, और डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इस एरिया से अगर एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, इस एरिया को क्रॉस करते हुए ऐसे जा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी हो सकता है, हमें ये देखना है कि जहाँ पर एरिया है हमारा उस जगह पर डायरेक्शन क्या है, बस वो उस पर ध्यान देना होता है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो ब्लैक वाले एरोज हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में मान लो थीटा एंगल है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो सरफेस के नॉर्मल वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें केवल लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के अगर दो कंपोनेंट बनाएं, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का इधर आएगा, तो हमें सिर्फ वो मैग्नेटिक फील्ड लेना है जो इस एरिया को नॉर्मली कट करके जा रहा है। तो नॉर्मली कट करके जा रहा है ऐसा कहो, या ऐसा कह लो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ वो हमें लेना है। ये बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, बी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, बी साइन थीटा। तो हमें सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया को कट करता है। तो बी साइन थीटा तो एरिया के पैरेलल हो गया, तो वो उसको कट नहीं करता है, बट बी कॉस थीटा एरिया के परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो वो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा इनटू एरिया, जिस एरिया के लिए फ्लक्स निकाला जा रहा है। तो फ्लक्स हुआ बी कॉस थीटा इंटू ए, और ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए। यूनिट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो दोनों को कंबाइनली लिखा जाता है फ्लक्स के लिए वेबर। ठीक है, किसी का नाम है ये, WB सिंबल यूज़ करते हैं, तो वेबर यूनिट यूज़ करते हैं। वेबर का मतलब है टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स का यूनिट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का। बाकी डिस्कशन वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए था, कि अगर एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाए, यहाँ पे ये बात याद रखना, अभी फिर से डायरेक्शन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है इस वाले चैप्टर में भी। और डायरेक्शन अगर समझ गए, डायरेक्शन इमेजिन करना सीख गए, तो इस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन डिटरमाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम कहते हैं कि एरिया वेक्टर के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है। शैल आई रिपीट, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के पैरेलल है, इसका मतलब वो एरिया के परपेंडिकुलर है। देखो ऐसे समझो, ये हमारे पास एक एरिया है, सपोज़ ये एक एरिया हमने ले लिया, ये एरिया, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर, इस एरिया के लिए एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, ये थंब है एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर एरिया के नॉर्मल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अगर ऐसे हो जाए, इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द एरिया। समझ में आई बात। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता, ऐसे,
तो हम क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया के पैरेलल है बट एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बिकॉज एरिया वेक्टर कैसे आया था, ये एरिया वेक्टर आया था, ठीक है। एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द एरिया, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया के नॉर्मल है तो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया के पैरेलल है तो वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ज़रा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ये बार बार यूज़ होने वाला है। तो ठीक है, फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा, फ्लक्स क्या है, बाकी डिस्कशन फ्लक्स का वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था, यानी पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स का जो डिस्कशन था वो सेम है। पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटगोइंग फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स मतलब इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था। पॉजिटिव फ्लक्स अगर है तो पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटगोइंग, और नेगेटिव फ्लक्स मतलब इनकमिंग, नेगेटिव फ्लक्स इनकमिंग, ठीक है। और फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे पिछले क्लास में भी बोला था कि डाइपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़े अलग होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए थोड़े अलग होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अलग होते हैं। उसका रीज़न भी बताया गया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो अलग अलग एंटिटीज़ से मिलकर बना है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल खुद ही एक एंटिटी है, उसमें अलग अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल को करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये डिस्कशन फिर से आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, तो वो डिस्कशन भी आगे आएगा। यहाँ तक तो सिमिलरिटी है कि पॉजिटिव फ्लक्स मतलब आउटगोइंग, नेगेटिव फ्लक्स मतलब इनकमिंग, ठीक है। तो अब वापस आते हैं फैराडेज लॉ पर, कि वहाँ पर जो मैग्नेट को कॉइल के पास या दूर ले जाया जा रहा था, अगर इन शॉर्ट एक इंक्लूसिव टर्म यूज़ करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब कॉइल के एरिया और मैग्नेटिक पोल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन मीन्स कि या तो मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओ या कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाओ या दूर भी ले जा सकते हैं, मतलब उनके बीच में जो गैप है वो चेंज होना चाहिए, जो उनके बीच डिस्टेंस है वो चेंज होना चाहिए, तो हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये एरिया है कॉइल का एरिया, ये कॉइल जैसा नहीं दिख रही तो तुम्हें डिस्क दिख रहा होगा, बट जस्ट इमेजिन कि एक कॉइल है, अगर सिर्फ आउटर इसका सरकमफेरेंस को इमेजिन करो तो एक कॉइल है, और ये हमारा मैग्नेट है, सपोज़ ये मैग्नेट है। तो फैराडेज लॉ में क्या बोला गया कि अगर रिलेटिव मोशन होगा कॉइल और मैग्नेट के बीच में, मतलब कॉइल को फिक्स रखो, मैग्नेट को दूर या पास ले जाओ, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। मैग्नेट को फिक्स कर दिया, कॉइल को दूर या पास ला रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और दोनों अगर चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच का गैप चेंज नहीं हुआ, समझ में आया। इनके बीच में जो गैप है वो चेंज होना चाहिए, यानी रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। दोनों को भी मूव करा सकते हैं, ऐसे दोनों को भी मूव करा सकते हैं, या फिर कॉइल को उसी जगह रखा और मैग्नेट को रोटेट करना चालू कर दिया तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और मैग्नेट को फिक्स कर दिया और हमने कॉइल को रोटेट करना चालू किया तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यानी किसी भी हाल में इनके बीच में जो गैप है ये चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो फ्लक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें कि ऐसा क्यों होता होगा तो ज़रा ध्यान से सुनना। ये है हमारा कॉइल, ये है हमारा कॉइल और ये है हमारा मैग्नेट। तो पहले हम एक सिंपल केस लेते हैं, नॉर्थ पोल को पास में लेकर आते हैं। पहले थोड़ा दूर बना देते हैं इसको, चलो इसको थोड़ा दूर बनाएंगे हम पहले नॉर्थ पोल को। सपोज़ यहाँ पर है हमारा मैग्नेट और ये रहा इसका नॉर्थ पोल, और मैग्नेट को अभी हमने इतनी दूर पे रखा हुआ है, मोशन नहीं करा रहे हैं। तो क्या होगा, मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो कुछ इस तरह से जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं मैग्नेट से, नॉर्थ से बाहर निकलते हुए हमने दिखा दिया ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और भी बना लेते हैं कुछ, और ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ और भी होंगे, हम नहीं बना रहे उनको, जैसे कि ये साउथ पोल में ऐसे होंगे, वो अभी ज़रूरत नहीं। तो नॉर्थ पोल को हमने कॉइल से कुछ दूरी पर रखा, तो देखो इस मैग्नेट से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट इस कॉइल के अंदर से जा रहा है, यानी कि इस कॉइल के अंदर से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पार हो रहा है। अब अगर हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरफ हमने बढ़ाया,
इस तरफ लेके जा रहे हैं, मान लो v स्पीड से लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेट को जब कॉइल की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, मान लो कि मैग्नेट यहाँ पहुँच गया, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया इस नए पोजीशन में। तो अब देखो जब मैग्नेट कॉइल के पास आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाले फील्ड लाइंस थे जो पहले कॉइल के बाहर से निकल जा रहे थे, अब वो कॉइल के अंदर से पास होने लगेंगे। ठीक है, मैग्नेट को पास ले आओगे जब, तो क्या होगा, ये जो ब्लू वाले लाइंस हैं ये तब थे जब मैग्नेट दूर था, लेकिन जब मैग्नेट को पास ले आए तो क्या होगा, देखो अब पहले के कंपैरिजन में अगर ब्लू लाइंस पहले कितने पास हो रहे थे, जस्ट कंपैरिजन के लिए बोला जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट करने का कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी जस्ट फॉर कंपैरिजन पहले कितने फील्ड लाइन पास हो रहे थे, 1 2 3, अभी कितने पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये भी था, 7 फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। जब मैग्नेट कॉइल से दूर था तो कम फ्लक्स पास हो रहा था, मैग्नेट को कॉइल के पास ले आया तो अब ज़्यादा फ्लक्स पास होने लगा। ठीक है, और जितनी तेज़ी से लाते हैं उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। इट मीन्स कि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं तो फ्लक्स में चेंज होता है, और वो फ्लक्स में चेंज जितना फास्ट होगा यानी कम टाइम में होगा, डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर इसका उल्टा किया जाए, अगर वापस लाते हैं मैग्नेट को, तो वापस लाने में भी फैराडे एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया था, वापस लाने में भी डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है। तो वापस लाने में भी देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह सब ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब मैग्नेट पास में था तो ज़्यादा फील्ड लाइन पास हो रहे थे, और दूर लेके आ गए मैग्नेट को तो कम फील्ड लाइन पास हुए, यानी फिर से फ्लक्स में चेंज हुआ। पहले कम फ्लक्स था, पास ले गए तो बढ़ गया। अभी सेकेंड केस में क्या हुआ, इनिशियली फ्लक्स ज़्यादा था, मैग्नेट को दूर लाए तो फ्लक्स घट गया, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें फिर भी दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। चेंज, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात नहीं हो रही, चाहे इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, दोनों ही केस में यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, दोनों ही केस में दिखाई देता है, मीन्स फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, चाहे वो बढ़े या घटे। हाँ, बढ़ने या घटने से बस इतना अंतर पड़ेगा कि अगर बढ़ते हुए फ्लक्स के लिए डिफ्लेक्शन हुआ राइट साइड में, तो घटते हुए फ्लक्स के लिए डिफ्लेक्शन हो जाएगा लेफ़्ट साइड में। यानी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इससे सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, बाकी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, और या कह लो कि उससे फ्लो होने वाले इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस रेट से हो रहा है। किस रेट से मीन्स तेज़ी से हो रहा है या ऐसे धीरे धीरे मैग्नेट को लेके जा रहे हैं। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, तब यहाँ डिफ्लेक्शन होता है। फ्लक्स अगर तेज़ी से चेंज हुआ तो डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। और बढ़ रहा है या घट रहा है, इससे सिर्फ डायरेक्शन पर असर पड़ता है कि डायरेक्शन किधर होगा। अगर बढ़ते फ्लक्स के लिए राइट डिफ्लेक्शन हुआ तो घटते फ्लक्स के लिए लेफ़्ट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। बट इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं इस पर डिपेंड करेगा, घटे या बढ़े जो भी हो, चेंज हो, और किस रेट से चेंज हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जितने फैराडे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस थे कि कॉइल को रखा मैग्नेट को दूर या पास लाए, या मैग्नेट को फिक्स रखा कॉइल को दूर या पास ले गए, या कॉइल को रोटेट किया या मैग्नेट को रोटेट किया, या एक कॉइल को रखा दूसरे कॉइल के करंट को चेंज किया, तो इन सभी केसेस में सिर्फ एक बात कॉमन है, वो ये है कि जिस कॉइल में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ करवाना है उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और वो फ्लक्स जितनी तेज़ी से चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, जैसे कि कॉइल वाला जो केस था, एक कॉइल रखा और पास में दूसरा कॉइल रखा, प्राइमरी सेकेंडरी वाला, ये वाला। तो इस वाले कॉइल में हमने सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगाया है, कोई करंट सोर्स ईएमएफ सोर्स नहीं है इसमें। और जो दूसरा कॉइल था जिसको हम प्राइमरी बोल रहे थे, इसमें हमने एक बैटरी लगाई थी, या बैटरी और एक रियोस्टेट लगाया था। ठीक है, तो देखो इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर यहाँ करंट पास हो रहा है और करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, रियोस्टेट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेगा। अकॉर्डिंगली यहाँ जो करंट पास हो रहा है प्राइमरी करंट,
ये भी घटेगा या बढ़ेगा। तो ये कॉइल है, कॉइल में जब करंट पास होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना, V0I/2R। ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, R इसका रेडियस है। तो करंट बढ़ेगा या घटेगा तो उसके अकॉर्डिंग इस कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि पास में रखे हुए कॉइल से भी पास हो रहा है, ठीक है, ऐसे पास हो रहा है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल प्राइमरी है, सेकेंडरी, इसके बगल में ही दूसरा कॉइल रखा है। तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से भी पास हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो सारे जितने फैराडे के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से कोई सा भी ले लो, भले ही वो देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन सब में एक ही बात कॉमन है। क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या कह लो इंड्यूस्ड करंट वो तभी होगा जब उस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स में चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज जितना तेज़ी से होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा हो जाएगा। फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन डिसाइड होगा, ठीक है। और मैथमेटिकली इन बातों को ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमने फ्लक्स लिखा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल मान लो हमने लिखा B.A, तो ये हो गया BA cos थीटा। तो अगर तुम देखो कि फ्लक्स को अगर हमें चेंज करना है, फॉर चेंज इन फ्लक्स, अभी फैराडेज लॉ में बोला गया कि फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फॉर चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के लिए तुम क्या क्या चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज कर सकते हैं, थीटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक क्वांटिटी भी अगर तुमने चेंज की, मतलब एक चेंज किया, दो चेंज किए या तीनों चेंज कर दिए, तो क्या होगा, उससे फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज हमें करना है जिससे कि ईएमएफ इंड्यूस हो। तो फ्लक्स में चेंज के लिए चाहे इसको चेंज करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है थीटा क्या चीज़ है, थीटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है, एरिया भी चेंज नहीं करना है, तुम थीटा चेंज कर दो तो भी फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। तो ये इसी बात का एग्जांपल था कि कॉइल को सामने रखा, ये हमारा कॉइल है, मान लो सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया हम चेंज नहीं करेंगे। ये मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, मैग्नेट यहाँ रखा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी हम चेंज नहीं करेंगे, यानी मैग्नेट को ना दूर ले जाएंगे ना पास ले जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ना हम बी चेंज करना चाहते हैं और ना ही ए। लेकिन अगर हम मैग्नेट को रोटेट करने लगें तो थीटा चेंज होगा, या मैग्नेट को फिक्स कर दें और इस कॉइल को रोटेट करें तो भी थीटा चेंज हो जाएगा। बिकॉज थीटा क्या है, इस कॉइल के एरिया वेक्टर और इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। मान लो ऐसे रखा हुआ है तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जो निकल रहा है वो ऐसे जा रहा होगा, इस कॉइल को पार करके ऐसे जा रहा होगा, यानी अभी इसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है। फील्ड लाइंस यहाँ 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 सब जगह से जा रहे हैं। अब अगर कॉइल को हमने घुमा के ऐसे कर दिया तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके एरिया को कट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगा, इसके साइड से पार हो जाएगा, यानी कि इसमें से फ्लक्स पास हो ही नहीं रहा। मतलब कॉइल को रोटेट करके भी फ्लक्स चेंज किया जा सकता है। तो वही रोटेशन से जो एंगल चेंज होगा वही थीटा है, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फ्लक्स चेंज करने के लिए हम बी, ए, थीटा इनमें से किसी को भी चेंज करें फ्लक्स में चेंज हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ले सकते हैं कि कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर n चेंज किया तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली n को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। थ्योरेटिकली ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दिए, बिकॉज सिर्फ फ्लक्स में चेंज ही नहीं, कितने टाइम में चेंज हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि फैराडेज लॉ में क्या बोला गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस d∅dt, ठीक है, माइनस d∅dt। d∅dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिर्फ चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब कि यहाँ पर टाइम का फैक्टर भी है, जितनी तेज़ी से फ्लक्स में चेंज होगा
ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम टाइम का फैक्टर भी ले लें और फिर बोलें कि तुमने आधे सेकंड में नंबर ऑफ टर्न को डबल कर दिया, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न को चेंज करने में तो बहुत टाइम लगेगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने हैं घटाने उसमें तो टाइम लगेगा। तो ऐसा थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि एन चेंज करने से भी फ्लक्स चेंज होगा, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एन को नहीं लिखा गया। तो अब बताओ कि फ्लक्स में चेंज करने के लिए हम बी ए थीटा को चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से चेंज होना चाहिए। तो तेज़ी से चेंज कब हो पाता है? सबसे आसान तरीका यही है, थीटा को चेंज करना। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो तुमने गांव में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, कंटिन्यूस नहीं मिलती, वहाँ पे देखना कोई पार्टी जो होती है गांव में, पार्टी कुछ करते हैं लोग, तो वहाँ पे एक जनरेटर भी मंगाते हैं। और जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में तुमने देखा होगा ऐसे घुमाते हैं, उसके भारी से व्हील होते हैं, उसको घुमाया जाता है, तो घुमाने से फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो व्हील है उससे कॉइल जुड़ा रहता है और अंदर मैग्नेट्स होते हैं, वो अपनी जगह में फिक्स रहते हैं। तो जब जनरेटर को जोर से घुमाते हैं तो उससे जुड़े हुए कॉइल भी घूमने लगते हैं। तो कॉइल घूमने से थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होने से फ्लक्स में चेंज बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हाई हो जाता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हाई हो जाने से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। तभी तुमने देखा होगा कि जब जनरेटर स्टार्ट किया जाता है शुरू में, तब वो तेज़ी से थोड़ी घूमता है, तो हाथ से घुमाया जाता है। तो उस समय भी बी और ए तो फिक्स है, बी मतलब अंदर जो मैग्नेट्स लगे हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, एरिया अंदर जो कॉइल लगा हुआ है जनरेटर में उसका एरिया भी फिक्स है। लेकिन थीटा भी चेंज हो रहा है, ये इसमें भी कोई बात नहीं है, लेकिन शुरू में क्योंकि व्हील धीरे धीरे घूम रहा है तो सब कुछ हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट रेट ऑफ चेंज इज़ लो। जब फास्ट घूमने लगता है, जब डीजल उसमें जाने लगेगा जनरेटर में और वो फास्ट घूमने लगेगा, तो चेंज का मैग्नीट्यूड उतना ही है, बट अभी क्या है, जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज बढ़ गया है, बिकॉज टाइम घट गया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख के देख लो कि फ्लक्स में चेंज, मान लो पहले फ्लक्स था फाई आई, बाद में फ्लक्स हुआ फाई एफ, और टाइम लगा मान लो डेल्टा टी। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिखना है तो क्या लिखोगे, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यही ईएमएफ के बराबर होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फैराडेज लॉ का, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। इनफैक्ट डेल्टा की बजाय डी यानी डिफरेंशिएशन यूज़ करना ही बेटर होता है, क्योंकि ये काम बहुत तेज़ी से होता है। फिर भी समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो फ्लक्स में चेंज पर ईएमएफ डिपेंड करता है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ डेल्टा टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल, किस टाइम में फ्लक्स में चेंज हुआ है। तो फ्लक्स में चेंज भले ही उतना ही हो, लेकिन अगर वो धीरे धीरे हुआ है यानी टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा। लेकिन फ्लक्स में चेंज उतना ही हो बट वो तेज़ी से होने लगे, बहुत जल्दी जल्दी, तो देखो जल्दी जल्दी मतलब टाइम घट गया, टाइम घट गया मतलब ईएमएफ बढ़ गया। तो सिर्फ फ्लक्स में चेंज कितना हुआ यही इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्लक्स में चेंज कितनी देर में हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा देर में होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही कम हो जाएगा। बहुत तेज़ी से चेंज होना चाहिए फ्लक्स को, तेज़ी से जब चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, तो ये